नमस्कार, स्वागत है आपका द नॉर्दर्न हेराल्ड NH1 में। मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज कई दिन बीत गए, तकरीबन 3 दिन बीत गए हैं। वो वैष्णो देवी में हादसा हुए जिसमें 12 लोगों की कीमती जानें गईं और 16 के करीब लोग घायल हुए। उसमें से भी काफ़ी लोग ठीक होकर अब घर वापस जा चुके हैं। लेकिन काफ़ी लोगों की इंक्वायरी थी कि ऑपोजिशन में बैठे रियासी में एक्स MLA और एक्स मिनिस्टर रह चुके श्री जुगल किशोर शर्मा जी का कोई बयान नहीं आया। आज वो हमारे साथ हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जो हादसा हुआ इसका जिम्मेदार कौन है। ये अपनी टिप्पणियां भी इसमें करने की कोशिश करेंगे, सुझाव भी देंगे। जुगल जी, स्वागत है आपका। जय माता की। जुगल जी, सबसे पहले हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ श्री माता वैष्णो देवी के भवन में। आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आपको लोगों की आंखें ढूंढ रही थी, आप थे कहाँ? एक तो हिमांशु जी, बड़ी दुख की बात हुई है। 31 रात को मेरे ख्याल इतिहास में जब से मैंने होश संभाला है, जब से हम भी यहाँ कस्बा में देखते आए हैं यात्रा को, तो ये पहली दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ। मेरे ख्याल अभी कभी कोई अगर ऐसा बर्फबारी भी हुई होगी तो तब भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी कैजुअल्टी या इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस दिन जो 31 को हुआ, किसी को भी एक्सेप्टेशन नहीं थी कि ऐसा इंसिडेंट होगा। पहले तो मैं आपकी बात का उत्तर देने से पहले मैं ये माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि हमसे या किसी से भी कोई गलती हुई हो, क्योंकि सबसे पहले तो हमने उसी को प्रार्थना कर कर कहना है कि अगर कोई गलती है तो वो क्षमा करे, और हम भी कोशिश करें उस बात को समझने के लिए, और माँ से भी कहें कि वो हम पे दया और कृपा करे। और जो उस दिन इंसिडेंट हुआ है, जो कैजुअल्टी हुई है, जो भी भाई बंधु उस वक़्त उसमें उस त्रैस्ती में उसमें समाये हैं, वहाँ पे जो डेथ्स हुई हैं, हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि उनसे भी कोई गलती है उनको भी क्षमा, और उनको भी अपने स्वर्ग में शांतिपूर्वक जगह मिले दे, और जो और उनकी फैमिली है उनको भी थोड़ा सा शक्ति दे, जिससे कि वो अपने परिवार का इस दुख को सह लें। क्योंकि मैंने देखा है कि जो मैं लिस्ट पढ़ रहा था उसमें ज़्यादातर नौजवान कैजुअल्टी हुई है। 47 से एज में कोई भी शायद उससे ऊपर नहीं था। तो ये हम सब के लिए बड़ी एक दर्दनाक बात है। अब क्या वजह हुई ये तो असेसमेंट ही हर आदमी लगा सकता है, ये नहीं कोई कह सकता है क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हम समझते हैं इस सृष्टि पे कि कहीं ना कहीं हम सबसे कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, कोई ना कोई गलती है, जिसकी वजह से ये सज़ा उन बेचारों को भुगतनी पड़ी। और जो लगी है, जिनको जो चोटें आई हैं, उसके लिए भी मैं यही माता से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी जल्द से जल्द ठीक हुए, वो अपने घर पे जाएं जी। तो सबसे पहले तो मैं यही हम माँ से माफ़ी मांगते हैं और उनके लिए यही दुआ करते हैं कि उनको स्वर्ग में और वहाँ पे शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये हमने पहले भी, जैसे आप मुझे पूछा आपने पहला सवाल कि आप कहाँ थे, अब जैसे 31 और आज 3 तारीख है, आप मुझे 3 को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 तक मैं अभी आप ही के सामने उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। 31 को जब इंसिडेंट हुआ तो सुबह हमें 9-10 बजे तक, तो किसी को 8-9 बजे तक, जैसे मीडिया वालों को तो रात को ही पता चल गया होगा, लेकिन 31 को रात को इंसिडेंट होने के बाद सुबह 9-10 बजे मैं सुकराला माता जा रहा था। जैसे हम परिवार के साथ हम जाते हैं, पहले तो मैं वैष्णो देवी जाता था 10-15 साल, लेकिन इस भीड़ की वजह से हमने थोड़ा सा वैष्णो देवी 31 को जाना बंद कर दिया था। हालांकि मैं उसी के बजाय मैं 28 को वहाँ वैष्णो देवी दर्शन किए मैंने। 28 तारीख को, 31 को हम नहीं जाते क्योंकि वहाँ भीड़ बड़ी शुरू हो गई है, काफ़ी भीड़ चलती है। नहीं तो मैं 10-15 साल वहीं जाता था। उसके बाद फिर मैंने शिवखोड़ी जाना शुरू किया। हमने जब बोर्ड बनाया तो वहाँ भी हमने बंद कर दिया था जाना, क्योंकि वहाँ भी भीड़ काफ़ी हो गई थी 31 और 1 को। तो मैं 1 को हम लोग चले जाते हैं परिवार के साथ सुकराला माता। 3-4 साल से वहीं जा रहे हैं। तो मैं ऑन वे था, तो मुझे उस वक्त मेरी मिस्सी ने, और टेलीफोन हमारा बंद था सुबह 1 को, ज़्यादातर हम बंद रखते हैं कि कोई
पहला दिन है साल का, कोई अपशुभ बात ना कोई कहे मुख से, किसी शहर का नाम ना ले जाए, कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जैसे हमारे डोगरा कल्चर के मुताबिक। बिल्कुल। तो मैंने सुबह 9-10 बजे तक टेलीफोन बंद रखा था। जैसे हम कोई 10-20-30 किलोमीटर आगे चले तो मेरी मिसेज ने वो जो उनके पास फ़ोन था, जैसे आजकल सोशल मीडिया में जब पढ़ा तो मुझे खुद हैरानगी हो गई कि ये क्या हो गया। फिर हमने कोशिश की, पता किया, जैसे आपने कहा, तो दुख तो हुआ उस वक़्त, लेकिन हम उस वक़्त सभी लोग सुकराला माता जा रहे थे और हमने ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे श्रद्धांजलि देनी या उनको याद करना, क्योंकि उस समय में तो कोई किसी ने भी कोई बचाव नहीं कर सकता था उनका। तो हमने उस वक़्त जो प्रार्थना कर सकते थे उनके लिए माँ से यही कहा कि कौन सी गलती ऐसी है, यही कह सकते हैं हम। तो पहली तारीख तो हम वहाँ गए थे अमरनाथ, सारी वैष्णो सुकराला माता जी, और जैसे पहली तारीख परसों थी तो कल हम वापस आए। तो उस वक़्त जो भी एक मीडिया का एक अपना रोल बनता है सोशल मीडिया में या मीडिया में देना, शायद आपने पढ़ा होगा आई पेपर में भी, मेरी तरफ से वो है, कोई ये किसी पे एहसान नहीं है। जब कोई मुझसे पूछे कि भाई आप नज़र नहीं आए, तो ये एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक्त पहुँच सकें, आगे भी पहुँच सकते हैं, पीछे भी पहुँच सकते हैं, उसमें ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ तक आपने पूछा तो मैं उस वजह से नहीं आया था। दूसरा, जहाँ तक सवाल आ जाता है कि ये इंसिडेंट होने की जो वजह है और किसका कसूर है, इसमें भी प्रश्न चिन्ह है कि क्या वजह हुई, किसका कसूर हुआ, क्या है। मैं समझता हूँ जहाँ तक कि इसमें सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही और दूसरा श्राइन बोर्ड की भी गलती है कि अगर वहाँ आपकी जो फिगर्स हैं उससे एक्सीड क्यों की यात्रा। वहाँ अगर 25,000 की फिगर है तो उससे क्यों फालतू हुई। अब तो मैं भी नहीं कह सकता कि कितनी यात्रा थी कितनी नहीं, मैं भी कह दूं कि लाख था, 2 लाख था, 1.5 लाख था, जितनी भी थी, इंसिडेंट तो हुआ है। यात्रा भी ये मानने के लिए खुद एडमिनिस्ट्रेशन मान रही है कि फालतू यात्रा चली गई थी, चाहे कोई भी ऑफिसर आया उकसे मुख से भी निकला होगा तो उसने भी कहा कि यात्रा फालतू गई जी। उस एंगल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की और श्राइन बोर्ड की लापरवाही तो है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इनको भी ये मालूम नहीं था कि अगर वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो ऐसा इंसिडेंट होगा। और उसकी सबसे जो मैं समझता हूँ कि 31 थी, वैसे तो रूटीन में यात्रा चलती रहती आती रहती है। 31 को क्या होता है कि 31 और 1 ये दोनों कंबाइंड इकट्ठी आती हैं, और जो भी यात्री वैष्णो देवी पे पहुंचता है, तो जब यात्री वहां पहुंचता है तो उसकी कोशिश रहती है 31 को कि हम 31 को पहुंचे और पहली को वापस निकले वहां से। एक जो लोग अपने अपने ढंग से सेलिब्रेशन करते हैं, जो साल का एंडिंग जो पहली को माँ के दर्शन करके वापस दर्शन करें या वहां जो पहुंच जाते हैं, जैसे मान लो दर्शन के लिए तो वहां 5, 7, 10, 20, 50, 100 आदमी जा सकता है गुफा के अंदर। लेकिन जो भीड़ इकट्ठी होती है जहां से ये शॉपिंग कम्प्लेक्स खत्म होता है, वहां से लेकर दरबार तक अगर आप 5,000 आदमी छोड़ दो तो 5,000 की कैपेसिटी नहीं है सड़क के ऊपर। बिल्कुल। और जब ये यात्रा जैसे ये कह रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ नकल एजेंसी अफसरों की ये रही एडमिनिस्ट्रेशन की कि 28 तारीख तक ट्रेनें बंद थी। मैं भी 28 को दर्शन कर गया था, वहां भीड़ नहीं थी, वहां बिल्कुल फ्री खाली पड़ा हुआ था। इन्होंने ये सोचा कि अगर ट्रेनें बंद थी तो 8 दिन से ट्रेनें बंद थी तो यात्रा यहां कटरा में नहीं आई थी 8 दिन से। इनको ये हुआ कि शायद 31 को रश नहीं होगा। वो उसका हम ये मान सकते हैं कि जो ऑफिसर यहां लगते हैं वो साल या 2 साल के लिए अफसर लगेगा, चाहे सीईओ होगा, डीसी होगा, एसडीएम होगा, कोई अफसर लगता है 2 साल के लिए, वो अपने टाइम पीरियड के लिए आता है। वो विजनरी नहीं होता, विजनरी उसके काम का है, जो उसने काम करना उसका पता है, ग्राउंड रियलिटी उसको पता नहीं है कि किस तरीके से कैसे हैंडल करना, कैसे नहीं लेना। और उसके बाद में उस इशू पे मैं बाद में जाऊंगा, जैसे आप मुझे सजेशन पूछ रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा कि उस वजह से, उस गलती से उनकी असेसमेंट नहीं थी। बेशक अगर 8 दिन यात्रा बंद रही तो यहां 31 को यात्रा आ सकती है, इवन ट्रेनें भी बंद हो जाएं, जहाज भी बंद हो जाएं, गाड़ियां भी बंद हो जाएं, 31 को जो आदमी आने वाला भवन पे है वो पहुंचेगा किसी न किसी तरीके से। ये इन्होंने असेस नहीं किया था। बिल्कुल। और जब वहां पड़ी, अब जैसे नीचे से कुछ लोग कहते हैं कि कैसे ऊपर चलेंगे, जितना मर्जी कोशिश कर लो, आजकल बड़े रास्ते हैं बीच में से, वो तो मैं उन पे नहीं आइडेंटिफाई करूंगा कहां से हैं। भवन पे आदमी जा सकता है, रास्ते में आप उसको बीच बीच में चेक कर सकते हो। तो उस पोर्शन पे अगर 5 या 10,000 आदमी हो जाएगा तो वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। जैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ वहां पे, बहुत से एजेंसी अपने अपने ढंग से चेक कर रही हैं, लोग अपने अपने सोशल मीडिया में बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं यहां तक समझता हूं कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है ही है। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को क्लैरिफाई दे रही है, बीच में हमने सुना उन्होंने कहा कि हमने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है। अब सुनने में आ रहा है कि लाठीचार्ज हुआ है। दूसरी बात वहां चल रही है कि वहां 2 ग्रुप्स की लड़ाई हुई, वो भी किसी ने कहा है।
तो दो ग्रुप्स की लड़ाई तो वैसे हो नहीं सकती। अगर हुई भी हो, यही हो सकती है भी तू यहाँ क्यों खड़ा है, वहां क्यों खड़ा है, लाइन में दिक्कत धक्का लग सकता है। ये दिलबाग सिंह जी ने कहा है, जो किसी ने भी कहा हो, लेकिन किसी ने भी कहा हो, लेकिन अगर आपको लगा है कि दो ग्रुपों की लड़ाई थी, तो वहां पुलिस वाले कौन थे, वहां पे अफसर कौन था, वहां पे मौके पे तो थे ना। इन्होंने जब से ये इंसिडेंट हुआ किसी को सस्पेंड किया, किसी को एक्शन लिया, कोई नहीं लिया ना। तो इसका मतलब ये उसी पे उस बात को भी अगर ये मान रहे हैं तो समझ लो कि गलती कहीं ना कहीं है, किसी की है। अगर दो ग्रुपों की लड़ाई थी, क्या उन ग्रुप को पकड़ा, ग्रुप चलो जी भीड़ में चले गए? क्या आपने अपने स्टाफ को पूछा? चाहे वहां दो बेल्ट फोर्सेस, तीन बेल्ट फोर्सेस काम कर रही हैं इस वक्त, सीआरपी वहां पे है, लोकल पुलिस वहां पे है, बीएसएफ वहां पे है, शायद 3-4 एजेंसियां करती हैं, सभी हैं वहां पे। मैं समझता हूं कि एक तो वो इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद इनकी लापरवाही ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कुछ नहीं किया है। उसकी भी वजह पे अगर मैं जाऊं, मैं पूछूं, तो मैं पॉलिटिकल एंगल से गलत आ जाता हूं। मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, जैसे आप कहते हो आज की डेट में हम कुछ कहीं भी यहां पर कि शोर डालते हैं, जहां पे किसको सुनाना है शोर डालने के लिए? क्योंकि इसका जो हेड है वो एलजी खुद है। इसका जो इस सारे दरबार का जो हेड है वो एलजी खुद है। एलजी के ऊपर देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, जैसे मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया या जो हो गया, वो खुद ही इसको शेल्टर दे रहे हैं। उस एंगल से देखा जाए तो उनकी सारी टीम आई थी यहां पे। मेरे ख्याल जैसे सभी देख रहे हैं कि कोई आदमी यहां बचा नहीं था बीजेपी का, नहीं आया होगा। आप पूछो किसी ने भी अपने मुख से कोई बात कही होगी कि भाई एक्शन लेना है? नहीं। उन्होंने एक बात जरूर कही कि इस दुख की घड़ी में हमने इनको देखना है कि जो कैजुअलिटी हुई है उनको उनके घर पे पहुंचा जाए, और जिनको लगी है उनको देखा जाए, उनको संभाला जाए। ये दो ही बातें उन्होंने कही। मैं देख रहा था जहां से स्टार्टिंग छोटे से लेकर पीएमओ हाउस तक जो मिनिस्टर आए हैं, और नीचे से जो एमपी या जनरल सेक्रेटरी या जो भी पार्टी के प्रेसिडेंट या जो भी जितने भी लोग यहां पे आए, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि एक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी बीजेपी खड़ी थी वहां पे, ये तो सामने सामने नजर आ रहा था। अब उस एंगल से अगर हम कहें भी तो कुछ नहीं कह सकते। हालांकि कुछ बातें चली यहां पर शहर के अंदर कुछ लोगों के, क्योंकि शहर हमारा कटरा के एक फायदा है कि हम जब कोई इशू आता है इस टाइप का, तो हम सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ऑल पार्टी बन जाती है। यहां पर जैसे श्रद्धांजलि दी, हमारे लोग भी गए थे वहां पर अपने अपने ढंग से। जैसे मैं आपके बीच में, ये भी एक श्रद्धांजलि है। वहां हमारे कटरा का एक खासियत है कि हम लोग जिस वक्त ये ऐसी दुख की घड़ी या कोई भी इंसिडेंट होता है, हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी बात रखते हैं जी। वहां कुछ लोगों ने वहां गए वहां पर, और हमारे ही कस्बा के लोगों ने बहुत सी बातें, हमारे ही बहुत से कस्बे के लोगों ने ऐसी बातें भी कही कि इनके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। हमारे लोगों ने ऐसी बातें भी कही कि इन लोगों के ऊपर, डीसी के ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए, अंदर होना चाहिए, एफआईआर लगनी चाहिए। श्राइन बोर्ड के अफसरों के ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। यहां यह भी कहा गया कि एसएचओ, एसपी, सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अच्छी बात है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी का जब फोरम बना हो, श्रद्धांजलि दे रहे हो, दुखी घड़ी में गुस्सा भी आता होना चाहिए। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि जो कमेटी बनी जो इंक्वायरी के लिए, मैं आपके द्वारा भी कहूंगा ये गलत है। कमेटी बननी चाहिए थी जो जुडिशली, जो बिल्कुल अनफेयर, बिल्कुल इनके साथ टच में ना हो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, फिर उसकी इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन आज अगर आप देखें तो कौन सी कमेटी बनी है? वो एक्स-सीओ साहब भी हैं शायद उसमें, कोई भी हो एक्स-सीओ। मुझे सिंपल सी बात आ जाती है कि जिस वक्त गवर्नर इसका चेयरमैन है, तो नेचुरली इंक्वायरी जो फॉल्ट आ जाता है एलजी का भी आ जाता है। उसकी इंक्वायरी करने के लिए उसका नीचे वाला अफसर होगा, वो क्या इंक्वायरी कर सकता है? आज हम देख रहे हैं कि वही हम उसी पे सेटिस्फाइड हैं, कहते हैं अच्छा जी अब तो बड़ी अच्छा हो गया कि हमने आवाजें उठाई हैं तो ये लोग ऑफिसर आ गए हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, मुख्तसर सी बात कहूंगा कि जो बेचारा चला गया उसको तो आप वापस ला नहीं सकते हैं। जो इंसिडेंट हुआ उससे हमने कुछ सीखना चाहिए। उसका सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपने नीचे ग्राउंड पे कुछ चेक नहीं किया है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स उठाओ, यात्री को भी तकलीफ हो, कटरा वालों को भी तकलीफ हो, बिजनेस को भी तकलीफ हो, ऐसी बातें भी हो सकती हैं। यहाँ रोकूंगा मैं एक मिनट। आनन फानन में ये बात आ गई एलजी साहब की तरफ से, मैं आपको बात कर रहा हूं ना। चलो आप पूछ लीजिए, आनन फानन में एलजी साहब की तरफ से कल एक डिसीजन आ गया कि ऑनलाइन कर दीजिए सारे जो टिकट्स हैं। 35,000 उसकी, 25,000 या 35,000 उसकी कैप रखी गई है, और कोई भी काउंटर जो है वो नहीं चलेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो पहले बात आपसे बता रहा था, ये भी बाद में टच करता हूं मैं आपसे, कि हमारा जो कटरा टाउन है, हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा को आज से नहीं देख रहे हैं। आज एलजी साहब आए हैं, एलजी साहब
साल एक जहाँ रहेंगे, साल एक पहले आए, साल 2 साल के बाद चले जाएंगे। सीईओ के ऊपर या डीसी के ऊपर या उसके ऊपर मैंने वो बात छेड़ी थी, टच की थी, वो मैं अपने एंगल से कह रहा था कि ऐसी बातें उठी हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। हम इस यात्रा को आज से नहीं देख रहे हैं, आज हम 1 करोड़ की यात्रा को देख रहे हैं। हमने 2 लाख यात्रा भी देखी है साल की, मतलब जो 71 में यात्रा, अगर आप फिगर देखोगे 3.5 लाख यात्रा थी साल की 3.5 लाख। 75 से हम भी बिजनेस के साथ जुड़े हुए, मेरी खुद की दुकान थी बस स्टैंड के ऊपर, फिर मैंने 89 में होटल डाला, जैसे जानते हैं आप। हम इस यात्रा को 75 से लेकर आज तक 21 तक बिजनेस एंगल से भी देख रहे हैं और टोटली जुड़े हुए हैं यात्रा के साथ। अब हम देखते हैं कि जहां बढ़ोतरी काफी हुई, टेक ओवर हुआ 86 में। टेक ओवर के बाद यात्रा, ये कहते हैं टेक ओवर की वजह से यात्रा नहीं बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिजनेस बढ़े। कोई शहर चले जाओ 75 का देखो और आज के शहर में, जैसे कटरा में अंतर आया, बाकी शहरों में भी अंतर आया है। बिल्कुल। आज यात्रा जो बढ़ी है वो एक नेचुरल मां की कृपा से बनी है। जो आदमी जहां पर कुछ मांग कर आता है, इसकी किसी कहीं एडवर्टाइज नहीं हुई, मां खुद एडवर्टाइज है इसकी। बिल्कुल। अब जैसे जो इंसिडेंट हुआ, ना जाने कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से ये हुआ है। ऐसे ही मैं आपको ये बात कह रहा था कि जिस वक्त हम 75 से ये यात्रा को देख रहे हैं, जैसे आपने बात को छेड़ा है यात्रा पर्ची को, या कोई और भी इशू है, खाली एक इशू नहीं है। हम टोटली, जब से हमने होश संभाला, हम टोटली बात करते रहे और एडमिनिस्ट्रेशन को टच में रहे हैं और उनको टोकते भी रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस किस्म की बातचीत नहीं करते थे कि हम उनको घर पे बैठा लिया, चाय पिला दी, गप्पे लगा दी, वो हमने कभी नहीं किया। आप किसी को पूछ सकते हो, हमने मीन्स के कटरा वालों ने नहीं की है कुछ हद तक। अब थोड़ी चेंज आ गई है, एक आता है स्वार्थ और एक आ जाता है निस्वार्थी बात। मैं भी कोई बात करूंगा, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली मुझे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कटरा में मैं बिजनेस कर रहा हूं, कोई भी बात करूंगा। लेकिन जब मैं किसी निस्वार्थ बात से कर रहा हूं, बेनिफिट आ रहा है, वो बात अलग है। लेकिन जब मैं स्वार्थ से करूंगा, वो आम पब्लिक देख रही होती है कि जुगल ने कोई बात की है तो स्वार्थ से की है। जी। आज यहां तक मैं समझता हूं कि कुछ चीजें ऐसी बड़ी हो गई हैं स्वार्थ और निस्वार्थ वाली, वो मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वो शहर बाज कर सकता है। मैंने इसलिए आपको टच कहा था यात्रा पर्ची की, आपने बात की। हमने 75 को देखा, धर्म ट्रस्ट हुआ करता था। यात्रा पर्ची तब भी थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट उसका हेड होता था। 86 के बाद जब टेक ओवर हुआ, यात्रा भी बढ़ती गई और श्राइन बोर्ड ने खुद टेक ओवर कर लिया है। श्राइन बोर्ड जब कोई फैसला करता है, हमने कई दफा 86 से लेकर 2000 तक, जब तक मैं बिजनेस करता, फिर तो मैं उसके बाद एमएलए वगैरह बन गया, हमारी लड़ाई श्राइन बोर्ड से लगी रहती थी। हमने कभी किसी सीईओ के साथ ज्यादा बैठकर बात नहीं की, किसी भी, हमारी कभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डीसी, एसडीएम या किसी के साथ हम हर इशू पे लड़ते रहे हैं। कटरा की कोई भी टॉपिक आता है, आज भी हम उसी लड़ाई के मूड में हैं कि अगर कटरा में हम ये कटरा का बिजनेस भी देखते हैं, लेकिन यात्री का हित भी देखते हैं। मैंने जो पहले आपको बात की, जो 1 साल के लिए गवर्नर आएगा, 2 साल के लिए गवर्नर आएगा, इसका चेयरमैन, जब तक वो ग्राउंड से हम लोगों से सजेशन नहीं लेगा, तब तक ये यात्रा सही तरीके से नहीं चल सकती। कमर्शियल एंगल से चल सकती है जो चला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यात्री को फैसिलिटी मिलनी चाहिए या जिस तरीके से यात्री को आगे चलाना चाहिए, उस तरीके से नहीं मिल सकती है। कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, हो सकता है जब हम बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं, हो सकता है हमसे हो, आप उसको भी टाइट कर सकते हो। किया है इन्होंने, कई जगह पे बिजनेस को भी इन्होंने स्लम किया है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्रास रूट पे हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे आज आपके द्वारा सोशल मीडिया में देख रहा था, यात्री चला चला कर कह रहे थे कि 20 साल में हम पहली दफा बिना दर्शन के आए हैं। वहां लेडीजें बोल रही थी, उनके दुख को समझने वाली बात है कि वजह क्या हुई है। ये नहीं है कि हम इंसिडेंट हुआ तो हम कहें भाई उसका कसूर नहीं है, ज्यादा हो सकता था, कम हो सकता है, उसमें नहीं। पहले नंबर पे मैं आपसे कहूंगा कि जहां तक यात्रा पर्ची को हमने बड़ी डिटेल में देखा है, आज जैसे समय आ गया, समय के मुताबिक इन्होंने जो गलती सबसे की, आज भी मैं कहता हूं कि इनकी लाइन जो 2-2 किलोमीटर लगी होती है, उसमें वजह क्या है? यात्रा पर्ची लेने में, देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यात्रा पर्ची इन्होंने जितना काउंटर यहां रखे हैं, इससे ज्यादा फालतू खोलने चाहिए, इजी मिल जाए, लेकिन पूरा परिवार वहां काउंटर पे ना आए, वो इनकी बेवकूफी है। हमने 10 दफा इनके जितने सीईओ हैं, जितने जैसे पहले हुआ करता, पहले भी हमने कहा नहीं, आज उससे भी आगे बढ़कर आप चेंज कर सकते हैं। आज आप यात्रा पर्ची, एक आदमी जाए, यात्रा पर्ची इनके पास भी रिकॉर्डेड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कई दफा आपने जैसे कहा डिजिटल है, हो सकता है डिजिटल मुझे जांच नहीं आती हो, किसी दूसरे को नहीं आती हो, तो कहां कोई डिजिटल लेगा? काउंटर यहां होने चाहिए, काउंटर है इनके पास। इसको ये आगे क्या करना वो बाद में देख लेते हैं कि कैसे करना है। यहां हम जब तक शहर वाले, कोई इन शहर वालों के साथ सलाह नहीं हो तो अपनी मर्जी से थोड़े कर सकते हैं। यहाँ यात्रा को दिक्कत आती है, वो हम देख लेंगे, उस एंगल से हम देख लेंगे। अभी आपकी बानी सुन रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो अभी तक सिस्टम चल रहा है यात्रा पर्ची देने का, यात्रा पर्ची देने में पहले चलता था, एक आदमी ले आता था, 5 फैमिली के मेंबर है, 6 आदमी, एक आदमी जाता, पर्ची लेकर आ जाता।
वो एक सिस्टम हमने पहले भी कहा था, लेकिन आज इन्होंने ना जाने किसी को बेनिफिट देने के लिए जो कैमरे में फोटो आएगा जी, वो पूरा परिवार लाइन पे लगता है। वो जब परिवार लगता है तो पूरी एशिया होटल तक लाइन लग जाती है। और जब कोई गाड़ी आती है तो कहीं ना कहीं दाएं बाएं उस बेचारे को, यात्री को लगती है, यात्री को उसको सुनाए कि मुझे दाएं लगी है, पीठ में लगी है, जब टांग में लगी। ऐसा इंसिडेंट होता है। पिछले दिनों सुना होगा आपने कि पुलिस स्टेशन के बाहर एक छोटी सी बच्ची उसी भीड़ में, जो भीड़ ये लाइन लगी होती है, उसमें बेचारी कुचली गई, डेथ हो गई उसकी बेचारी की। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि जो पहले एक पर्ची एक लेते थे, या आप एक सिंगल आदमी जाए एक पर्ची ले, उसमें 5 फैमिली के मेंबर हैं, तो वो जाकर वहां पर जब आपने दर्शनी गेट में बाणगंगा में एंट्री करना, आई कार्ड आपके पास बना, आधार कार्ड है, आई कार्ड है, वो जाकर यात्री का चेक करो, यात्री चले जाएगा वहां पे। लेकिन ये बेसिकली ना जाने कौन सी बेवकूफों वाली बात थी कि पूरा परिवार खड़ा हो जाएगा। अभी जैसे आप रेलवे स्टेशन में चले जाओ, एक हॉल है, उसका साइज है 500 आदमी खड़ा हो सकता है। ट्रेन में 2000 आदमी आते हैं, वहां धक्का मुक्की लगती है यात्रा पर्ची लेने के लिए। अभी तो फिलहाल इन्होंने बंद की हुई है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर मैंने जहाज की टिकट लेनी है, ट्रेन की टिकट लेनी है, मैं ऑनलाइन लेता हूं या डायरेक्ट लेता हूं, तो वहां आई कार्ड दिखाता हूं तो मैं चला जाता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पूरी वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम है। यहां एक ऐसा मॉडर्न सिस्टम है कि यहां पर जो भी अफसर आते हैं वो कहते हैं जो हमने कर दिया वही ठीक है, किसी को पूछने का। हम 10 दफा वहां कहते हैं, अब हमने भी कहना बंद कर दिया। हमने कहा किनको समझाना है। उसके 2 कारण है। पहले अफसर आते थे तो कोशिश करते थे शहर वालों से बात कर सुनते थे, और जो शहर के लोग जाते थे वहां पर, वो निस्वार्थ होकर जाते थे, स्वार्थ के साथ से नहीं जाते थे, निस्वार्थ होकर कटरे की सजेशनें देते थे। आज अफसर का, श्राइन बोर्ड का ऐसा गैप है कि वो लोग इनके पास बैठे होते हैं, जो मैं कहने की कभी हिचक नहीं करूंगा कि वो स्वार्थ से बात करते हैं, निस्वार्थ से नहीं करते हैं। ये मैं आपको सिंपल सी बात कहूं तो चलो एनी हो, वो जाने, अफसर जाने या वो जाने, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आज की डेट में इस यात्रा को बढ़ाना, इस यात्रा को रोकना, इस यात्रा को चलाना, उसके लिए मेरे ख्याल शहरदारों की कंट्रीब्यूशन, जब तक शहर ना समझाएगा, इनको ना समझेंगे, तो ये यात्रा आगे नहीं चला सकते अच्छे तरीके से। एक तो ये आ जाती है। कई दफा हम इनको कहते हैं कि आपने कमर्शलाइज इंस्टीट्यूशन कह दिया। ये हम नहीं कहते, अब आम पब्लिक कहना शुरू कर दिए। अब जो यात्री आए थे, जिस दिन मीडिया खड़ा था, कमर्शलाइज कर दिया आपने। उस बात को इन्होंने भी समझना चाहिए, श्राइन बोर्ड ने, गवर्नर ने भी समझना चाहिए कि क्या ऐसा है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको चेंज करना चाहिए। ये सोचें कि हमने इसमें से पैसे कमाने हैं, वो तो नहीं है ना। यात्री, आपने मंदिर बनाया है, यात्री ने पैसे चढ़ाने हैं, चढ़ाने वाले बड़े आते हैं। यहाँ कितने भगत आते हैं आपने देखे होंगे, और माँ देती भी है उनको, माँ उनको देती है तो वो चढ़ाते हैं ना, वो उस भावना से आते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो ये कमर्शियल इंस्टीट्यूट, हमें याद है कि जब धर्मर ट्रस्ट था, हम कई दफा कहते थे, हम श्राइन बोर्ड के अफसरों को भी कहते हैं, आज एक ढाबा, अब मान लो आप, सिंपल सी बात आ जाती है कि जब जो यहां पर श्राइन बोर्ड इंस्टीट्यूशन चल रहा है, जिसके चेयरमैन एलजी साहब हैं, वहां नारियल की दुकान अगर 10 करोड़ रुपए की जाएगी, जो प्रसाद चढ़ाना है, तो मुझे बताओ कि वो क्यों बेच रहे हैं इतनी 10 करोड़ रुपए की। तो इसका मतलब आप 10 करोड़ रुपए चाहते हो कि श्राइन बोर्ड को आए, तो फिर एक चीज नहीं, फिर उसी बात से आप लगा लो कि सारी चीजें इन्होंने कमर्शलाइज की हुई, तो तभी हम सभी लोग कहते हैं कि आप कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बना दिया। आपने मंदिर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मंदिर आपने अच्छे ढंग से रखना है, मंदिर के अंदर पूजा अच्छे ढंग से हो, यात्री अच्छे दर्शन करे। उसके अलावा आपका कोई वो नहीं है। हाँ, अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, वो गलत है। इसी वजह से इनकी गलतियों से आवाज उठती है कि अगर आपने श्राइन बोर्ड है जी, इसको डिसॉल्व करो जी, श्राइन बोर्ड को चेंज करो, ऐसी बातें उठती हैं। तो खैर, जो आपने जिस इशू पे आपने मुझसे पूछा, मैं फिर कहूंगा आपसे कि क्योंकि बहुत सी ऐसी सजेशनें, बहुत सी ऐसी बातें हैं, अभी वक्त आएगा, हम करेंगे, हम करते भी हैं, आगे भी करेंगे हम, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं। अभी आप देख लीजिए, इनके साथ एजेंसियां काम करती हैं। अभी देखिए कि पिछले दिनों गडकरी जी ने जो फैसला किया नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बनने का, एक्सप्रेस हाईवे का जो बना था, ये आज इनके टाइम का नहीं था, पहले का भी डीपीआर बन रही थी, जो पहले यूपीए की सरकार थी। चलो हम मानते हैं इन्हीं के खाते में चलता है। आपने कटरा को टच करना था, क्योंकि जो एक्सप्रेस हाईवे जो अथॉरिटी है वो कमर्शियल है। कमर्शियल मीन के उन्होंने जितने भी हाईवे बने हैं उसके अंदर वो अपना इनकम ऑफ सोर्सेज, वो सोर्सेज रखते हैं। मैं आपकी बात से साथ ये जुड़ती नहीं, मैं इसी के साथ जुड़ता हूं, क्योंकि ये यात्री के साथ जुड़ा हुआ है, कटरा के साथ जुड़ा हुआ है। आज इन्होंने एक्सप्रेस हाईवे का जो आइडिया बनाया है, वो कटरे तक सीमित होता तो ठीक है, लेकिन एक्विजिशन वहां प्राणा ध्रुड़ की कर रहे हैं। वहां पर प्राणा ध्रुड़ ये आदकुआरी चनबाद का वाला नहीं है, जो लास्ट कारण, जो नया रास्ता बना हुआ है, जो हमारे टाइम नहीं, मेरे टाइम बाद बना हुआ था, ये उसके साथ जुड़ रहा है।
अब ना जाने कौन सी ऐसी बीजेपी की पॉलिसी है, कौन सी ऐसी गडकरी की पॉलिसी है कि इस पूरे जो नया रास्ता बना है उसको भी सक्सेस करना है, वहां जाकर टच कर कर 400-500 कनाल का वहां पर वो जगह पे 100 कनाल तो प्राइवेट ले रहे हैं, खुद की श्राइन बोर्ड की भी जगह है, वहां 500 कनाल की पार्किंग बनाकर तो उस ट्रैक को सक्सेस करेंगे। तो ये प्रैक्टिकली मेरे पास रिकॉर्ड है, वहां 100 कनाल जगह ले रहे हैं वहां पर NH बन कटरा तक हो तो ठीक, हम मानते हैं भाई चलो कमर्शियल आपने यहां भी आपने 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, रोड भी बनाओ, लोगों से गाड़ी रोड अच्छी दोगे तो चार्जेस भी लो, जैसे हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब अगर रोड अच्छी लेनी है तो भी चार्जेस भी देना, चलो वो भी लो आप। उसके बाद यहां पर बस स्टैंड अगर अच्छा बनाओगे तो यहां जो दुकान बनेगी, होटल बनेगी, वो भी बेचो आप, उसमें से भी पैसे आएंगे, उसमें भी अगर दुकान बढ़िया देंगे तो वो भी करोड़ करोड़ रुपए की दुकान जाएगी कटरा बस स्टैंड पे, फिर होटल बनेगा वो भी 4-5-6-10 करोड़ रुपए का जाएगा, तो उसमें कटरा को फायदा होगा या नुकसान होगा वो कटरा वाले जाने या गडकरी साहब जाने। तो उसके बाद अगर आपने कटरा तक सीमित रखना था ठीक था, लेकिन आप वहां उस तरफ ले रहे हो, ताराकोट साइड पे आप टच कर रहे हो, धरूड़ में, तो ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं वक्त आएगा कटरा वाले भी समझेंगे, हमें भी जरूरत पड़ेगी, हम भी बीच बीच में बोलेंगे। लेकिन मैं यहां तक समझता हूं कि इस इंसिडेंट के होने के बाद, जैसे मैं खुद कह रहा था कि इसकी पार्शली इंक्वायरी अच्छी होनी चाहिए और इसमें अफसरों से बाहर जुडिशली होनी चाहिए। तो चलो हम अगर कहेंगे भी, प्रोटेस्ट भी करेंगे, शोर भी डालेंगे, किसको सुनाना यहाँ पे? यहाँ सुनने वाले कुछ नहीं, आप देख रहे हो कितनी दुनिया इस वक्त त्राई त्राई कर रही है, कौन सुन रहा है यहाँ पे? लेकिन मैं आपके द्वारा कहूंगा कि फिर भी श्राइन बोर्ड से ये कहूंगा कि जो हुआ है उसके लिए आपने माँ के पास कहते हैं हमारे डोगरी में कि लीकरें निकालनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए आगे के लिए। ये जो यात्रा खाली आप जो मैनेज कर रहे हैं ये आपकी नहीं है, हम सब की है, हम सब की ड्यूटी है, चाहे वो कटरा वाले हों, चाहे जम्मू वाले हों, चाहे जम्मू रीजन वाले हों, हम सब की यात्रा, ये सबको बेनिफिट, सबको साथ जुड़ी हुई है, सबको कहीं ना कहीं इसके साथ श्रद्धा भी है और कारोबारी तरीके से भी है। तो उसके लिए हम सजेशनें जम्मू से भी लें, हमसे भी लें, जैसे यहाँ बातें चली हैं, जैसे आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात चली जिसका आप शायद मुझे पूछोगे, तो मैं कहूँगा कि हमने आज से 5-6 साल पहले, मैं पूछूंगा एक्चुअली, पहले पूछ लेता हूँ क्योंकि ये कड़ी जुड़ी हुई है। जब से ये इंसिडेंट हुआ, आपने भी बोला कि नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ, तब से एक्स MLA रियासी बलदेव जी ने भी कहा, उसके बाद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मौनी बाबा करके एक साधु हैं, उन्होंने भी कहा, लेकिन सबसे पहले इस बात को आप पहले ही कह चुके हैं और आपने शायद इस बात को असेंबली में भी कहा है कि, मैं दर्शकों को बता दूं कि माता रानी का जो ये भव्य मंदिर है त्रिकूट पर्वत पे, इसमें माता रानी को थोड़ा आराम करने देना चाहिए। ये जुगल जी ने आज से कुछ साल पहले असेंबली में भी कहा था, परसों इसका समर्थन बलदेव जी ने भी किया और अब साधु संत भी इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गए हैं। जुगल जी थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। देखिए हिमांशु जी, मैंने पहले आपको कहा था कि कोई भी बात आपने रखनी हो, कटरा का कोई भी आदमी जब यात्रा की कुछ चीज़ें कहेगा तो उसको एक्चुअली बेनिफिट भी जाता है। तो श्राइन बोर्ड से बात करेंगे या किसी अफसर से, हो सकता है वो ये नज़रिए से देखे कि हिमांशु ने बात की है, ये अपने बेनिफिट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग निस्वार्थ भी करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली बेनिफिट जाता है। कुछ लोग स्वार्थ एंगल से कहते हैं, जैसे मैंने आपके द्वारा सुना, कई दफ़ा हम सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यात्रा ऊपर कम भेजनी चाहिए और रोकनी चाहिए, यहाँ होटल हैं, यहाँ पे कारोबार है, तो इसका मतलब वो कारोबारी दृष्टि से कह रहे हैं। जब मैंने हाउस में, जैसे आपने कहा, तो मैंने जब हाउस में कहा, वो मैंने इस इंसिडेंट या इन चीज़ों को नहीं टच कर किया था, मेरा अपना भाव था। ये आपने काफ़ी साल पहले कहा। हाँ, आज से 5 साल पहले मैंने अपर हाउस में कहा था, वो रिकॉर्डेड है। मैंने अपने, उस वक्त बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन सरकार थी, मैंने अपने बाप से किया। वो बाप क्या थे कि जैसे मैं कहीं पे भी जाता हूं, मैं हिमाचल की सारी यात्रा हमने की है अपने ढंग से, 2-2, 4-4, 5-5 दफ़ा की है। फिर सब मंदिरों से जाने के बाद मैं तृप्ति बालाजी भी गया। और तृप्ति बालाजी की मैं इसलिए रेफरेंस आपको दे रहा हूं कि जितना ये श्राइन बोर्ड जब बना था, इन्होंने सारे उसके पैटर्न को इस्तेमाल किया था, जहां पे जितने पैटर्न हैं। और मैं कई दफ़ा सीईओ के पास बैठता हूं, कोई भी सीईओ हो, ये नहीं आज ये वाला, इससे पहले भी मैं उनको कहता हूं, जब आपने उनका पैटर्न लाया है, गवर्नर साहब ने, जगमोहन जी ने आपको भेजा या किसी दूसरे गवर्नर ने भेजा, जो पैटर्न आपने यहां लाया है उसको आपने प्रैक्टिकली अडॉप्ट नहीं किया है। जो आपको बेनिफिट देता है कमर्शियल एंगल से, उसको आप लेते हो, और जहां आपको बेनिफिट नहीं देता है उसको आप नहीं लेते हो। मान लो आप तृप्ति बालाजी चले जाओ, वहां छोटे से लेकर बड़े आदमी को जो वहां प्रसाद चढ़ता है, लड्डू,
उसका रेट सेम है, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। जो लड्डू चढ़ाएगा वो 51 के भी लेगा, 21 के भी लेगा, 31 के भी लेगा। अब तो रेट मुझे आप मालूम नहीं, लेकिन मैंने उस वक्त देखा था। वहां जो प्रसाद चढ़ेगा वो सबके लिए, गरीब और अमीर के लिए बराबर है। यहां पे जो प्रसाद चढ़ेगा, 12 करोड़ की दुकान भी, 8 करोड़ वाली भी है, 7 करोड़ वाली भी है, और 3 दुकानें इन्होंने अपनी रखी है जी, अगर वहां से नहीं लेनी मेरे से लो, तो उसका क्या फायदा है। बिल्कुल। एक ही जगह पे प्रसाद एक ऐसी आदम है कि जो आदमी पैदल आएगा या वो आएगा, उसका भी मन है मैंने प्रसाद चढ़ाना, मीर वाले का भी है। गरीब आदमी ले रहा है एक नारियल खाली या उसके साथ चुन्नी ले रहा है, मीर आदमी बड़ा चोला ले रहा है। तो जो चोला उठाकर जाएगा वो कहेगा, आकड़ कर जाएगा, कहेगा मैंने ज्यादा सबसे बड़ा चढ़ाया है। ये एक किस्म का यहां पे बात है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने देखा वहां पर, चलो जो आपकी बात है मैं उस पर आता हूं। सब मंदिरों में जाने के बाद, सभी मंदिरों के कहीं पे भी आप बात कर लीजिए, तिरुपति बालाजी कर लीजिए, मथुरा की बात कर लीजिए, वहाँ की कर लीजिए, अपना कृष्ण जी के जितने भी धाम है, द्वारका जी, बेट द्वारका, नागेश्वर, अपना ये महाकलेश्वर, जितने मंदिर हैं, सब मंदिरों में जाने के बाद, खासकर मैंने इसलिए तिरुपति बालाजी का आपको कहा था कि वहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ जो यात्रा आती है ना इनकी, ये कहते हैं कि 1 लाख आती है, वहाँ 1 लाख जिस दिन यात्रा आएगी वो सबसे कम यात्रा है तिरुपति बालाजी में। वहाँ 1 लाख, वहाँ 50,000 से यात्रा शुरू होती है, लेकिन उनका अरेंजमेंट और सिस्टम है, यात्री को मंदिर तक पहुंचने के लिए ही उसको वो सोचता है कि मैं घुस गया हूं, आधे घंटे से पहले वो पहुंच ही नहीं सकता, ऐसी क्यू लगाई हुई है उन्होंने, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। अब ये सारी चीजें करने के बाद जब मैंने देखा वहां पर, तो वहां एक सबसे बड़ी बात ये कि वो वहां रात को भी बंद करते हैं, बीच में दोपहर को भी बंद करते हैं। आप कोई मंदिर चले जाओ, आप मैं किस मंदिर पे गया था अभी, जैसे 1 से 4 मंदिर बंद होता है। अभी मैं रिसेंटली कभी मंदिर में गया था, हाँ अभी गया था एक मंदिर पे हिमाचल में, वहां दिन को बंद होते हैं 1 से 4, बड़े से ऐसे मंदिर हैं। बंद क्यों करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे आप एक दूसरा एंगल आ जाता है कि रेस्ट देना, एक ये आ जाता है कि जिस वक्त आप जैसे आपने खाना ही खिलाना है किसी को, जैसे आप सुबह खाना खिलाते हो, दोपहर को खिलाते हो, शाम को खिलाते हो, एक उस बाब से, शास्त्र के बाब से जब खाना खिलाते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, तो उसको ये नहीं है कि 5 मिनट में उसके आगे प्लेट रखी और उठा ली, उसको बात का कहते हैं विधि पूर्वक। जैसे आप 15 मिनट लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने 10 मिनट फालतू रखे हैं, वो अपने ईश्वर के लिए, अपने इष्ट के लिए। उसके आगे प्लेट रखेंगे, उसको कहें कि खा लो, ये नहीं है कि प्लेट दिखाई और उठा ली। हमारे यहाँ तो यही करते हैं ना, जैसे सुबह और शाम को पूजा होती है तो बस वो थोड़ा थोड़ा ऐसे किया, पंडित ने उठाई थाली तो वापस आ गए। वहां वो विधि है, हर एक चीज की, ब्रेकफास्ट की विधि है, लंच की विधि है, सोने के लिए उन्होंने वो बाकायदा उसकी चारपाई रखी होती है। तो इस किस्म से उनको देते हैं। मैं इसलिए आपकी बात को टच कर रहा था कि मेरे ये सारा देखने के बाद मैंने कौंसिल में जिस वक्त क्योडी लगाया, और मुझे बड़ी बदकिस्मती थी, मैं अपने आप में बड़ा खुशकिस्मत समझता था कि बीजेपी जो सबसे है वो हिंदू माइंडेड पार्टी है। हिंदू माइंडेड इसलिए कि मैंने प्रैक्टिकली देखा, मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ 13-14 का, मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जब बम्बोले का इंसिडेंट हुआ, आप कटरा की बात ले लो, जम्मू रीजन की बात ले लो, कोई आदमी जिसने कभी शिव जी का मंदिर गया नहीं है, उसने भी बगमी रंग का पटका डालकर, तो कोई कटरा में घूम रहा है, बाजार में कोई कहीं बम बोले कह रहा है, और उनकी किस्मत ऐसी निकली कि उस बम बोले के इस इंसिडेंट से इसी पार्टी को 14 MLA बन गए। अब ये बड़ी बदकिस्मती थी कि उन 14 में से 3-4 के ऊपर एलिगेशन भी लगे हाउस के अंदर कि इन्होंने पैसे खाए हैं, वो गार्ड नोज किस बात से खाए थे, किसने नहीं खाए थे, वो एलिगेशन भी उनकी, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, उनकी पार्टी के लीडर कहते थे कि इन्होंने पैसे खाए हैं, CLP लीडर कहते थे, पार्टी का प्रेसिडेंट कहते थे, अपोजिशन जो उनके पार्टी हाउस में लीडर थे, उन्होंने स्पीकर को कहा भाई मैंने लिख कर दिया कि इनको निकालो, इन्होंने पैसे खाए हैं, लेकिन नहीं निकालते थे। ये 14 आदमी उस वक्त उस दौर में उस धार्मिक नजरिए से जीत कर गए थे, धार्मिक नजरिए से। आज मैंने इसलिए ये बात जोड़ी, आपके साथ जोड़ रहा हूं कि मैंने उसके लिए कि ये पार्टी बड़ी हिंदू धर्म की बात करती है, तो मैं ये कहूंगा, हो सकता है मैंने बड़ी अच्छी बात की, रेफरेंस दिए मंदिरों का, तो ये पूजा के टाइम पे रात को और दिन को 2-2, 4-4 घंटे रेस्ट होनी चाहिए। मैंने अपने भाव से नहीं कि मुझे फायदा होगा, मैंने उस एंगल से दिया। लेकिन वहां जब प्रिया सेठी, क्या नाम था उसका, लेडी जो मिनिस्टर थी टूरिज्म, प्रिया सेठी जी, जब उन्होंने रिप्लाई दिया, उन्होंने मुझे वहां हाउस के अंदर रिप्लाई दिया और कहा ये आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा कहां गलती है, आप जाकर देखो चेक। कहते हैं नहीं, हमने ये लेटर लाया, इन्हीं के पुजारी, वो अभी आप तो बोर्ड मेंबर भी बना दिया उनको, शायद बोर्ड मेंबर भी रहे हैं जहां अभी हैं, पंडित विश्वामूर्ति जी ने एक लेटर दिखा कि वो मंदिर और इस मंदिर की डेफिनेशन दी रिलीजियस पॉइंट से, हालांकि वो जुड़ती नहीं थी। तो उन्होंने जवाब देकर कहा कि इन्होंने लिख कर दिया है कि इसमें कबाड़ बंद नहीं होने चाहिए। तो मैं इसलिए आपको कहूंगा, अब तो मैंने तो 5 साल पहले कहा था,
अब तो सबने कहना शुरू कर दिया। मैं उस बात से नहीं कह रहा हूं कि जैसे यहां बिजनेस का फायदा होगा, मैं दूसरे एंगल से कह रहा हूं कि आपने कम से कम जो बाकी जगह पे शास्त्र विद्या से पूछकर इसमें भी थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स देना चाहिए कि 2-4 घंटे रहने चाहिए। फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट शायद ना हो, अगर ऐसा हो जाए जो हुआ था। है ये चीज उसके साथ नहीं, क्योंकि फिर ये कल को यात्रा तो ब्लॉक होगी। यात्रा के सिस्टम को चलाने के लिए वो इनके पास अपनी और हमसे सजेशनें लें। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी सजेशन को माने जे, पब्लिक सारी को पूछे, जम्मू रीजन को पूछे, इनको लोगों को पूछे, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि इस बोर्ड के अंदर मेंबर यहां के नहीं है। यहाँ इस बोर्ड में के अंदर अब इनके अंदर तो मेंबर है, कोई दिल्ली से है, कोई बॉम्बे से है, कोई कहीं से। अब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी वैष्णो देवी नहीं आते हैं, जब आते भी हैं बोर्ड की मीटिंग होगी 2 मिनट जाएंगे 2 मिनट आएंगे, अब अमला तमला दाएं बाएं खड़ा है, उनको क्या पता है क्या यात्री को चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये बोर्ड की जो कमेटी बनी है वो कोई साधारण, अब तो इन्होंने एक और सिस्टम बना दिया कि बोर्ड का मेंबर बनना हो, जो 40 लाख या 50 लाख देगा वो बोर्ड का मेंबर बन सकता है। अब ये सारा कमर्शलाइज हो गया है। अब इसके लिए मैं भी कहूं, सभी कह रहे हैं, मैं कितना आपको सुनाऊंगी। ये एक डब्बा 3 करोड़ का इस साल जाता है, दूसरे साल वो कहते हैं अब 3 करोड़ का नहीं देना, 5 करोड़ का देना है। वो राजमा की 1 किलो के वो 20 प्लेटें आज बना रहा है, तो वही जब 5 करोड़ का लेगा वो 1 किलो की वो 30 बनाएगा, क्योंकि उसने 10 वहीं पैसे तो उसने वहीं से पूरे करने हैं। जो 12 करोड़ की दुकान देगा, 12 करोड़ वो घर नहीं लेकर जा रहा, वो श्राइन बोर्ड को देता है। जब वो 12 करोड़ की बेड की दुकान लेगा, जो वो चुन्नी आज 50 रुपए की बेचता है वही चुन्नी वो 500 की बेचेगा। वो इन्होंने कहा हुआ है ना, श्राइन बोर्ड ने, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने अपने आप को चेंज करना चाहिए। जिस वक्त ये टेक ओवर हुआ था, हालांकि वो पुजारी वैष्णो देवी के थे, आज बारीदार बेचारे, आज भी उनके साथ बेइंसाफी है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जब लिया था तो इस भावना से लिया कि हम इसमें बड़ा सुधार लाएंगे। ये तो 10 गुना ज्यादा आगे चलेंगे उससे, ये तो बड़ी स्पीड में चलेंगे। ये तो सीधा सीधा हर आदमी इनके ऊपर, पहले तो हम कहते थे तो हमें कहते थे कि हम सोचते थे कि शायद हम गलत कह रहे हैं। आज अगर एक यात्री यहां गलत कहकर जा रहा है, उसकी बात अब इन्होंने पूरे देश में पूछना, जितने यात्री आते हैं यहां पर लगा दें रजिस्टर्ड, यात्री को पूछें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बताएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए ये गलत है, थोड़ा सा इसको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज आपने जो मुझसे शुरू में पूछा, जो इंसिडेंट हुआ है, मैं मां भगवती से फिर आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। हमसे कोई गलती हुई है उसमें हमें भी विचार करना चाहिए, कटरा के लोगों ने भी विचार करना चाहिए, श्राइन बोर्ड ने भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हम उसके चरणों में रहते हैं, हमारी ज़्यादा ड्यूटियां बनती हैं। हमने भी अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ आज की डेट में जो होने के बाद, आज तो मेरे लिए आपने कहा कि जुगल जी कहाँ चले गए, यहाँ पे अगर आज की देखें तो अगर हमने कहीं भी अफसोस किया भी होगा तो मेरे ख्याल लिमिटेड लोगों ने किया होगा। आज काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए माँ के साथ, हम सबको इस बात का कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए कि कहीं हमसे गलती हुई है जो ये वाक़या हुआ है। और आगे के लिए मैं आपके द्वारा कहूँगा एलजी साहब को, जो उनकी टीम है, कि कम से कम आप कस्बा के लोग, जो भी लोग हैं, चाहे वो स्वार्थी बात करते हो, निस्वार्थी बात करते हो, उनसे एक श्रद्धा भाव से उनसे पूछना चाहिए, उनको एक इस एंगल से कहकर कि आप श्रद्धा भाव से बताइए कि कौन कौन से सुधार करने चाहिए। हम भी आपको सजेशनें दें, और आपने भी जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन के एंगल से आप लेते हो उसको भी चेंज करना चाहिए। जुगल जी, आखिरी सवाल रहेगा। पूरी कन्वर्सेशन हुई, आपने ये बड़ी बार कहा कि हम तो इनको बोलते हैं लेकिन ये सुनते नहीं हैं, हम तो इनको सलाह देते हैं लेकिन ये गौर नहीं करते। क्या जुगल किशोर शर्मा, जिसकी तरफ पूरा रियासी आंख उठाकर देखता है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू चलता है तो लोग कहते हैं जुगल जी जिंदाबाद, जुगल जी जिंदाबाद, अगर वो ये बात कह रहा है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो क्या उनको नहीं लगता कि आज उनको थोड़ा बाहर निकल के दहाड़ कर अपनी आवाज़ श्राइन बोर्ड तक या एलजी साहब तक पहुंचानी चाहिए? तो यहाँ तक हम तो शुरू से ही आवाज़ अपनी पहुँचाते रहे हैं। आपने देखा जब तक हमारी जो असेंबली थी, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आवाज़ पहुँचाने का अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो कौंसिल में किसी और ने जरूरत नहीं की वहाँ पर सवाल पूछने के लिए कि माँ का रेस्ट होनी चाहिए। हम पहुँचाते रहे। लेकिन आज जो दौर चल रहा है, आज के दौर में, जैसे आपका ही मीडिया लगा लो, सोशल मीडिया ही, वो कहीं हमें तोलता है, कभी दूसरे को तोलता है, उसी तराजू में रखता है। आज हमने शायद इस वजह से भी हमने पिक्चर में नहीं आए, जो अभी है ना, मैंने कहा इतना अमला तमला आ रहा है वैष्णो माता की इस इंसिडेंट के ऊपर, पहले इन्हीं की बातें सुन लेते हैं कि ये किस एंगल से कह रहे हैं। वहां कौन आदमी नहीं आया, जितने एक्सएमपी थे सब वहां हॉस्पिटल में गए। अब मुझे बताओ, जो एक्सएमपी हॉस्पिटल में जाएगा
वो वहां जाकर उसके सिर पे हाथ फेरेगा, आपका फोटो खिंचवाएगा, क्या यही 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 एक आस्था है माता के साथ? एक सेंटर में एमपी रहा होगा, इंसिडेंट वहां 31 को हुआ है, वो जा रहा है वहां 1 या 2 तारीख को वहां उस जगह को देखने के लिए। इंसिडेंट तो हो गया, वो 20 मिनट का ड्रामा था सारा, 15-20 मिनट में सारा खत्म हो गया। वहां क्या पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है? उसको चाहिए कि उस पावर के मुताबिक, जब हमारे पास पावर थी, हम उस पावर को इस्तेमाल कर कर हम उस एक्शन तक जाते थे कि एक्शन लेना है। एक्शन ये नहीं कि कमेटी जवाब देगी तो फिर एक्शन लेगी। मैं सुन रहा था कई जगह पे ये कहा, जनाब अब तो कमेटी हमारे कहने पे बना दी, कोई कहता जी कमेटी बन गई है। अब ये फैसला जब होगा तो देखो दूध का दूध और पानी हो कहाँ, अब तो दूध तो पानी इकट्ठा मिक्स हो गया। वहां ना दूध इकट्ठा अलग कर सकते हो ना पानी अलग कर सकते हो, वो तो सारा इकट्ठा कर दिया आपने। इसलिए मैं इस बातों में ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा। आपने जो बात कही हम पहले भी बोलते थे, आगे भी बोलेंगे, लेकिन अब बदकिस्मती ये है इस वक्त, जो मैंने पहले सिंपल सी बात कही कि शहर के अंदर जो लोग हैं, जो शहर है, ये शहर उन लोगों का है जो लोग, हम गलत करते थे हमें पकड़ते थे, शहर बंद कर देते थे। अब हम लोग बाहर हैं, हमारी ताकत कम है शहरों के अंदर, हम गांव के अंदर हैं, पार्टी हमारी। शहर के अंदर रिलीजियस माइंड के लोग हैं, आज सत्ता उनके पास है दिल्ली, आज एलजी उनका है, तो वो उस एंगल से उसको खुद शेल्टर दे रहे हैं। तो हम कहां जितना मर्जी यहां पर बस रुकेंगे तो वो नहीं हो सकेगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा, इन सब बातों से हटकर, सारी बातों से, मैं आपके द्वारा एलजी साहब को, श्राइन बोर्ड के ऑफिस को, जितने भी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ये अभी इंसिडेंट खत्म नहीं हुआ है। ये हुआ है उन बेचारों के साथ जो घर को नुकसान हुआ, वो झेल रहे हैं बेचारे। आगे के लिए आपने लाइन अच्छी पकड़नी चाहिए। ये नहीं है कि आपने यात्रा करोड़ ले जानी, 2 करोड़ ले जानी, 1.5 करोड़ ले जानी। यात्रा हमारी 50 लाख ही आए, 25 लाख ही आए, लेकिन यात्री एक अच्छे भाव से यहां से दर्शन कर कर जाए, उसको यहां कोई तकलीफ ना हो। उसके लिए सुधार लाने की जरूरत है बड़ी चीजों की। ये एक चीज नहीं है, यात्रा पर्ची या दूसरा तीसरा। और मैं फिर आपके द्वारा कहूंगा कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो बारी वो ग्राउंड पे नहीं चेक करते हैं, ना वो कमेटी ग्राउंड पे चेक करेगी। वो कमेटी तो है ही कुछ नहीं, उसका फायदा ना के बराबर है। लेकिन जिस वक्त जहां इंसिडेंट हो जाता है, उसका नुकसान जब जो कोई नुकसान की गज गिरती है, वो या तो किसी लेबर पे गिरेगी, या तो किसी बिजनेसमैन के ऊपर गिरेगी, या तो कहीं आ जाकर कटरा को नुकसान होगा, क्योंकि वो कहेंगे हमने ये फैसला कर दिया, क्योंकि वो घर बैठे फैसला करेंगे, यहां थोड़े ग्राउंड पे देखेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इनको भी थोड़ा सा इस यात्रा को, जब ड्यूटी संभाली है तो उसको मानना चाहिए। नहीं तो इन्होंने वापस इसको बोर्ड को डिसॉल्व कर कर उन्हीं के हवाले कर देना चाहिए जिनसे लिया हुआ है। शुक्रिया जय। शुक्रिया जुगल जी। बड़ी समझने वाली बात है कि बोर्ड तो है श्राइन बोर्ड, लेकिन मेंबर्स जो हैं वो जम्मू रीजन के ना के बराबर हैं। दूसरी बात, जो श्री माता वैष्णो देवी हैं, वो हंसाली गांव के बाबा श्रीधर को उनके दर्शन हुए थे, उसके बाद दुनिया ने श्री माता वैष्णो देवी को जाना। लेकिन श्राइन बोर्ड ने आज तक बाबा श्रीधर का स्टैच्यू तक कटरा में या कहीं नहीं लगवाया है। तो उस श्राइन बोर्ड से कटरा के लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये इस बात से पता चलता है कि स्टैम्पेड भवन में हुआ, 12 कीमती जाने गईं, लेकिन जो यात्रा यहां रोकी जानी चाहिए थी वो नहीं हुआ। उसके बदले आज पर्ची काउंटर्स बंद करने के ऑर्डर आ गए हैं। आप ऑनलाइन पर्ची बुक करवाइए, पर्ची लीजिए, लेकिन जो लोग आज भी मोबाइल से विहीन हैं, जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं जहां सिग्नल नहीं है, वो पर्ची कैसे अपनी बुक करवाएंगे ऑनलाइन? ये समझने वाली बात होगी। एक और बात कहना चाहूँगा कि अनपढ़ आदमी जब किसी दुकान पे पर्ची लेने जाएगा तो 50 रुपए की या 100 रुपए की पर्ची, एक पर्ची उसको ज़रूर मिलेगी। ऐसा पहले भी होता रहा है। आपने हेलीकॉप्टर सर्विसेज में भी जो झोल देखा है वो भी सामने है। बड़ी सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो जुगल जी ने कही कि क्यों एलजी द्वारा या श्राइन बोर्ड द्वारा कटरा की पब्लिक को कंसल्ट नहीं किया जाता। और एक और अहम बात कि जो कमेटी बनाई है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमेटी होनी चाहिए थी। उसका जो रिजल्ट आता तो शायद सब न्यूट्रल वे में मानते, लेकिन अब जो कमेटी बनाई गई है उसका जो रिजल्ट आएगा शायद कोई ही मानेगा। ये हमारे साथ थे जुगल किशोर शर्मा,
आप देख रहे हैं द नॉर्दर्न हेराल्ड। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ।